हाँ क्या नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है। घेर गया वापस 100% बहुत क्या पूछ रहे हैं? एक्चुअली कहीं मिली ही नहीं। अच्छा इधर पता नहीं कौन है तुम्हें चलो हम लोग बात करते हैं तो से आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है। कल हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करी ही थी और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में हमने बोला था P = होता है m × 2 और मैंने कहा था अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन एक तरफ नॉर्थ पोल होता है एक तरफ साउथ पोल। तो 100% सर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है? साउथ पोल की तरफ साउथ पोल से स्टार्ट होती है और नॉर्थ पोल की तरफ होती है। बाकी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस थी वो जो प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की उन प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी, उसके बारे में हमने थोड़ा नॉलेज दिया था। अब हम लोग उसके बाद बात करेंगे ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है? वो भी किसी पॉइंट पर देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या था हम लोग अच्छी तरीके से जानते थे सर कि यदि हमारा एक तरफ नॉर्थ पोल हो और एक तरफ साउथ पोल हो, अगर इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी तो इसको हम लोग बोलते थे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ होती थी कुछ ना कुछ पोल स्ट्रेंथ थी जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अगर अब देखो तुमसे अगर कहा जाए मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहा था तुमसे कि सर एक होता था एक्सियल पॉइंट एक होता था इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, अब एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या अंतर था? एक्सियल का मतलब ये होता है कि जहां पर सबसे पहले इसके सेंटर लोगे, इसका सेंटर लोगे, ये डिस्टेंस क्या बचेगी? l। तो यहां से कुछ ना कुछ दूरी ली हमने और इस दूरी को तुमने मान लिया r दूरी है, तो ये इसकी एक्सिस पर है। ठीक है, जैसे मैं तुमसे कहूं बताओ इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो तुम बोले सर नॉर्थ से साउथ। तो इसके एक्सिस पर सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। क्या पूछा तुमसे? मैग्नेटिक फील्ड। क्या पूछा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पर कितना होगा उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, चाहे B = μ0/4π, साथ में होता था यहां पर 2m अपॉन, ठीक है, 2m/r3, 2m/r3। ये डेरिवेशन करके आता है पूरा का पूरा फार्मूला। ठीक है,
या फिर इससे ऊपर वाली जो स्टेप है वो निकल के आती है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मैं बता दूंगा ये कहां से निकल के आती है, ठीक है। तो ये होता क्या है n टू m ये ऐसे 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निकल के आती है इससे। और इसमें हम लोग मानते हैं कि l बहुत छोटा होता है r से, इसीलिए l को अप्रोक्सीमेटली जब 0 मानते हैं तब यहां से ये स्टेप आती है। अब ये आई कैसे, पहले मैंने कहा B पॉइंट पर कोई मैंने बिंदु मान लिया P, ठीक है। मैं एक छोटा सा डेरिवेशन करा दे रहा हूं, इसके बाद जो दूसरा डेरिवेशन होगा, तीसरा डेरिवेशन होगा, वो नहीं कराया जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, तुम कंफ्यूजन में आ जाओगे कि यहाँ पर ये आया तो आया कैसे। सबसे पहले ये देखो सर, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, तो जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी तो इधर की ओर, इधर मैंने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, एन के कारण, ठीक है। यहां है साउथ पोल, साउथ पोल क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं साउथ पोल के पास, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो किसके कारण होंगी, साउथ पोल के, ठीक है। अब मैं कहूं बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर बी जो नेट होगा वो होगा bn माइनस नॉर्थ पोल के कारण और किसके कारण, साउथ पोल के कारण, ठीक है। नॉर्थ के कारण और साउथ के कारण ये, ठीक है। अब यहां से इस, अब फिर मैं जब bn निकालूंगा और अपन निकालेंगे bs, ठीक है। bn और bs की वैल्यू जब हम लोग निकाल लेंगे तब तुम्हारा फार्मूला आएगा। अब सब देखो, अगर मैं bn के बारे में कहूं, bn का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई। यहां पर पोल स्ट्रेंथ कितनी है सर, m, तो स्मॉल m अपॉन, देखो यहां से यहां तक की दूरी np है तो np का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं bs लूंगा तो उसमें भी म्यू नॉट बटे 4 पाई। ये दूरी कितनी है, sp, ठीक है। तो यहां पर भी सर m, लेकिन यहां पर sp का होल स्क्वायर। फिर इन दोनों को मैं घटाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब बताओ यहां से लेके यहां तक की दूरी अगर r है, ये दूरी यहां से यहां तक ये l है, तो यहां से यहां तक की दूरी जो बची वो बची r माइनस l, और यहां से यहां तक की जो दूरी बची वो बची r प्लस l, ठीक है। तो अगर मैं s और p की दूरी देखूंगा तो s और p की दूरी तुम्हारी आएगी r प्लस l, यहां से यहां तक की जो दूरी आएगी वो आएगी r माइनस l। इन दोनों को रखने के बाद भी जब हम सॉल्यूशन करते हैं तब हमारा यही आता है। अब इसमें जब हम लोग देखो, जब हम लोग लेस देन l को लगभग 0 करेंगे, जब l को 0 करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर क्या बचा 2m, और यहां पर हो जाएगा r की घात 4, एक r से एक r जाएगा तो बचेगा आंसर b इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m अपॉन r, सिंपल, ठीक है। ये बचता है, ये किसके लिए, ये एक्सियल पॉइंट के लिए, ठीक है। ये एक्सियल पॉइंट के लिए है। इसके बाद में होगा हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन देख लो एक बार सर, डायरेक्शन किधर होगी, जरा देखो सर, म्यू नॉट बटे 4 पाई है, म्यू नॉट बटे 4 पाई सब कांस्टेंट है सर। जिसकी ये कम होगी, नीचे वाला कम होगा, उसका भी ज्यादा। तो तुम्हें पता है सर एनपी दूरी कम है और एसपी दूरी ज्यादा है, तो अगर ये ज्यादा होगा तो बीएस क्या होगा, कम, और ये क्या होगा, ज्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो बी एन की तरफ होगी। बी एन कहाँ है तुम्हारा, इस डायरेक्शन में, देखो बी एन इधर लग रहा है, बी एस इधर लग रहा है, ठीक है। तो कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन, कहाँ होगी, अवे फ्रॉम मैग्नेट इन एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल की डायरेक्शन में दूर की तरफ हो, एक्सियल की डायरेक्शन में दूर की तरफ हो। अगर ये याद भी नहीं हो रहा है तब भी दिक्कत नहीं, ठीक है। ये होगा इक्वेटोरियल वाला याद नहीं होगा तब भी दिक्कत नहीं, अभी मैं याद करवा दूंगा, आप बस खाली इसे नोट करो।
हो गया। इसके बाद में अगला हेडिंग पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। आज भी सूर्य भगवान बिल्कुल नहीं निकले हैं। आप दोनों ने कैप एक ही जगह से खरीदा है क्या? कहीं एक ही जगह दो सस्ते मिल गए है ना? करिए ना तुम। अब देखो, अगर ये याद नहीं हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। दूसरा देखो, अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करूं, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है, सोचो, एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी अगर 2l ले लेते हैं तो अधवर दूरी ये l होगी, ठीक है। इससे जस्ट 90 डिग्री एंगल बनाओ, इससे जस्ट 90 डिग्री। अगर मैंने इससे ये जस्ट 90 डिग्री एंगल बनाया, 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद में अगर मैं इस पॉइंट से इधर देखो, यही तो होंगे। सोचो, अगर ये दूरी यहां से लेके यहां तक r हुई, यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है? r। ये है l। तो तुम्हें पता है सर ये जो दूरी होगी वो होगी r स्क्वायर प्लस l, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है। अगर तुमसे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो तुम्हें पता है सर ये कौन सा पोल है? नॉर्थ। नॉर्थ, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, और ये है साउथ, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। ये हो गया साउथ, ठीक है। देखो, जितनी दूरी यहां से यहां तक होगी उतनी ही दूरी यहां से यहां तक होगी। तो अगर तुम इसके मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला देखेंगे हम लोग, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला निकल के आता है, यहां पर कोई P पॉइंट है तो चलो P पॉइंट पर ले लो, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई m अपॉन, ठीक है, m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3 कितना निकल गया रहेगा? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3। अगर मैं कहूं l बहुत छोटा है, l बहुत छोटा है तो l अप्रोक्सीमेटली कितना है? 0। तो जो P बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है वो हो जाएगा m अपॉन r, m अपॉन r। ये मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर सर ये भी याद नहीं हो रहा है तब भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला बता रहा हूं, वो खाली बस वो आप याद कर लो। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एट एन एंगल
बस ये वाला फार्मूला तुम याद कर लेना, बाकी ये दोनों याद हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मकर संक्रांति आज थी और कल भी थी, आज ही थी, कल नहीं थी। आज ही थी। अरे कल भी मुहूर्त के हिसाब से। अच्छा, आज ही आज तो सारे नहीं, कल हम- दो दिन कल हम बरेली गए थे सर्विस कराने गाड़ी, कल हमने चलो संडे है सर्विस कराने गए, तो सर्विस कराने गए तो वो वहाँ पर जो एम्प्लॉइज थे वो कोई खाना लेके नहीं आए, तो वो इधर उधर ढूंढ रहे थे। हमने क्या खाना लेके तो नहीं आए, तो कह रहे थे आज हमने सोचा खिचड़ी है, यहाँ कहीं खिचड़ी नहीं बढ़ रही है, नहीं बोल रहे हैं। कल कल भी आज जा रहा है ना, आपकी दावत करी इन्होंने? हेलो, आज भी नहीं बुलाया? बताओ, दोस्ती में लगा दे दिया है। वो खुद भंडारे के भरोसे बैठी होंगी। परिवार नहीं चले जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है। ये बिंदु पर बात करना जबरदस्ती खिलाता हम लोग चाहिए कितने देखो, अगर हम लोग बात करें तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है बस, जो मैं आप फार्मूला लिख रहा हूं, बाकी दो तुम्हें नहीं याद थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें देखो सर, ये मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, एन एस दूरी कितनी है? 2 एक पोल इसका m और ये भी m, वो बात अलग है सर, हम साउथ वाले को -m भी लिख सकते हैं, ठीक है, साउथ वाले को माइनस, इसको m लिखो। अगर मुझे यहां से कोई सेंटर है, सेंटर से r दूरी पर p बिंदु पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। कितने एंगल पर? थीटा एंगल। बस एक ये याद कर लो, तो B = μ0/4 पाई अंडर रूट m 1 + 3 cos² थीटा अपॉन r। सिर्फ और सिर्फ ये वाला फार्मूला आपको याद करना है। कैसे? ये नेट मैग्नेटिक, खुद बताओ मुझे, एक बार देख लो तो देखो, अगर मैं यहां से धीरे 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 ये ऐसे आऊंगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 0। यहां से एंगल कितना हो जाएगा? 0। अगर मैं ऐसे आया तो क्या सर जी मैं एक्सियल पॉइंट पर नहीं आ गया? देखो, मैंने इससे पहले एक्सियल पॉइंट तुमको क्या बताया? यही तो एक्सियल पॉइंट है। तो अगर मैं यहां से यहां आ गया तो क्या मैं एक्सियल पॉइंट पर आ गया? एंगल क्या हो गया? 0। हाँ, एंगल हो गया 0। देखो, फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। अगर थीटा 0, अगर मैं इसमें रखूं तो μ0 m/4 पाई अंडर रूट 1 + 3 cos², cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या बचा? 3 और 1 4, अंडर रूट 4 क्या होता है? 2, अंडर रूट 4 क्या होता है? 2। तो यहाँ पर जो आ जाएगा μ0, अच्छा r क्यों छूट गया था? 4 पाई r। क्या यही मेरा एक्सियल के लिए आया था? अगर मैं बात करूं इसी में ही फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल के लिए अगर मैं वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। अब सोचो सर, ये इक्वेटोरियल का मतलब क्या है? इक्वेटोरियल का मतलब है मैं यहां से 90 डिग्री एंगल बनाऊं। देखो, यहां से ऐसे गया एंगल, ये थीटा की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू मैं इसमें 90 डिग्री रखूंगा तो
तो म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस, तुम्हें पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सिर्फ यहाँ पर जो वैल्यू बची म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। तो इक्वेटोरियल के लिए आया। अगर किसी एंगल पर पूछेगा, तुमसे 60 डिग्री एंगल पर पूछ लिया, ये लगाना, ठीक है, 40 पर पूछ लिया, 60, ये जितने भी एंगल पर पूछ लिया जाए आपको ये लगाना। अगर आपको पूछ लिया जाए इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, तो ठीक है कि अगर 90 लगा के देखो वही आंसर आ गया जो मैंने इससे पहले ड्राइव करवाया था, ये लिखा था। और एक्सियल पर पूछा जाए तो ये आ गया। तो ये आपको याद करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा। क्वेश्चन लिखना इसके बाद। मैंने कुछ सुनने के लिए तो बोला था आप लोगों से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला अभी सुन रहे हैं आप लोग, सही है। याद कर रहे हो? याद ही नहीं था, कोई बात नहीं, याद नहीं होगा तो हम याद कर रहे हैं। तो एक दूसरे से पूछेंगे ना पास, तो धीरे धीरे अपने आप याद आ जाएगा। भैया कह रहे हैं मेहनत से पढ़ लो, क्योंकि इस साल तो हम हैं, अगले साल तो क्या पता हम रहे नहीं। अरे मतलब कहीं जिस चीज की, जो चीज की तुम ही लोग थोड़ी ना पढ़ते हो, पढ़ते तो हम भी हैं ना। ऐसे थोड़ी ना लाइब्रेरी जाते हैं 3 बजे आते हैं हम लौट के, हम 8 बजे जाते हैं लाइब्रेरी में, एंट्री मारते हैं 8 बजे, 3 बजे वापस होते हैं। मतलब पढ़ते हैं, अपना पढ़ते हैं। अब तुम्हारे पढ़ाने के लिए थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे पढ़ाने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो वही है कि आप लोग उस हिसाब से मेहनत करो। अच्छा, हमारी आदत पड़ गई है, हम आपको ये बताएं, जैसे आफ्टर 12th में हम कम नींद लेते थे, सोते हम कम थे, और धीरे धीरे आदत पड़ गई है। ड्यूरिंग IIT भी कम ही सोते थे, ठीक है। वहाँ पर तो सभी जागते रहते थे, तो हम भी जागते रहते थे, सभी जागते थे, सब रात्रि चलते हैं। और वहीं पर जाके मैंने एक बहुत बड़ा मिथ मुझे खोजा, वहाँ पर जाके मैंने एक बहुत बड़ा मिथ ये खोजा कि हम लोगों के पेरेंट्स कहते हैं कि जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ना। कहते हैं कि जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ना, तुम्हारे दिमाग में ज्यादा फंसेगा। और वहां मैंने देखा कि रात में ही सब पढ़ते हैं, सुबह कोई पढ़ता ही नहीं, ठीक है। या जो बंदा तुम्हें सुबह पढ़ते हुए दिखेगा तो समझ जाओ ये पूरी रात ही सोया है, पूरी रात ही सोया है, तो सुबह पढ़ रहा है। अगर तुम्हें सुबह 4 बजे 5 बजे कोई पढ़ते हुए दिख जाए, या सुबह 6 बजे पढ़ते हुए दिख जाए, तो समझो ये पूरी रात ही सोया है बंदा, और पूरी रात पढ़ रहा है, इसलिए सुबह वही से पढ़ते पढ़ते अभी ये पढ़ रहा है। तो वो मैंने इंसिडेंट वहां पर मैंने सिर्फ वहीं पर नहीं लिया था, मैंने IIT BHU में भी यही हालत थी, ठीक है। चलो मान लो कल मेरी IIT थी, मैंने भाई टॉप की IIT लोग IIT BHU, IIT दिल्ली, और ये IIT गुवाहाटी, ठीक है, IIT खड़गपुर, मैं सब में ही घूमना मेरा रहा है, IIT कानपुर, हाँ वहाँ पर भी रहा है। तो मैंने वहाँ पर देखा सबका यही सिस्टम था, वहाँ पर बच्चे जो पढ़ते हैं वो रात में पढ़ते हैं, सुबह नहीं उठ मिलता है किसी को। तो तुम रात में जितना पढ़ोगे उतना सही है। और लोग कहते हैं कि ज्यादा पढ़ने से पागल हो जाते हैं, ऐसा तो सेंटेंस नहीं हुआ है, ज्यादा पढ़ने से कोई पागल नहीं होता है, ठीक है। और हम लोगों के लिए नींद 5 घंटे सफिशिएंट होती है, 5 घंटे सोने की बहुत, 14 घंटे नहीं 5 घंटे।
5 घंटे सो बहुत है, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है ना। 1-2 दिन तो थोड़ा ओम लगेगी तुम्हें कि हाँ भाई अजीब सी है, ठीक, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ और गौर किया करो थोड़ा, तुम सब लोग स्टूडेंट लाइफ हो, कोई तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है क्या सोच रहा है उसको इफेक्ट ही मत डालो, करता ही नहीं। कोई तुमसे कहे तुम बेकार लग रहे हो, हाँ भाई मैं सही हूँ, सही है। कोई कहेगा तुमने कैसे कपड़े पहने, अरे अपन ठीक है, तुम्हारे को कोई टेंशन नहीं है ना, ऐसी कोई भी प्रकार की वो मत लिया करो। और मैंने तुम्हें इससे पहले भी बताया है, मैं थोड़ा तुम्हें बात इसलिए बता रहा हूँ, अपना कोर्स बहुत आगे चल रहा है, ठीक है, देखना तुम्हें बता रहा हूँ, कोर्स में बहुत आगे चल रहा है, मतलब आगे का चलने का मतलब समझ लो कम से कम 15 लेक्चर आगे चलने वाला उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक चीज़ और मिथ मैं आपको बताऊं कि जब मैं IITs में गया था तो मैंने वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर देखा वहाँ के लोगों का, तुम कैसे कपड़े पहने हो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी बंदे को, इवन तुम्हारे प्रोफेसर को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तुम किस टाइप के कपड़े पहन के घूम रहे हो। तुम्हारे बाल कैसे हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाल कैसे हैं, ठीक है, या तुम क्या कपड़े पहन के घूम रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो, इवन तुम कुछ भी कर रहे हो किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ना कोई तुमसे कुछ पूछेगा, पढ़ो तो ना पढ़ो तो कैसे ही रहो, कैसे ही बाल रखो, चाहे बड़े बड़े नाखून रखो, कुछ भी करो, किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग जैसे अब हम लोग जाते हैं, हम आपसे बात करें जैसे अपने यहाँ के कॉलेज ले लो, आपका कॉलेज है ना, इनका आदरणीय मैं नाम ले रहा हूँ, आप यहाँ के कॉलेज ले लो, लोकल कॉलेज, ठीक है, नाम मैं ले सकता, अगर रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मैं नाम लेता, मैं बताता हूँ आपको कुछ है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ के जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर तुमने देखा होगा एक डिसिप्लिन होता है, ड्रेस सबके लिए पर्टिकुलर कंपलसरी है, आप विदाउट ड्रेस नहीं जा सकते, ठीक है, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हुआ कोई सा, आप लोग ड्रेस से जाते हैं। ड्रेस से इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ की जो मेंटेलिटी है ना वो उसी टाइप की है, यहाँ ड्रेस होना जरूरी है, ड्रेस नहीं होंगे तो बच्चों की मेंटेलिटी कमजोर होती है और वो आपस में जज करने लगते हैं, ये नहीं देखो, ये देखो, ये देखो। और आप किसी के कपड़े अगर गंदे भी होंगे, ड्रेस है तो सोचेगा अरे यार धो नहीं मिला होगा इसे, चलो छोड़ो चलो सही है कोई बात नहीं, ये इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये मेंटेलिटी, तो इसलिए कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है उस पर इफेक्ट ना डाल के तुम क्या कर रहे हो इस पर इफेक्ट डालो, बस अपनी तरफ ध्यान दो और मेहनत से पढ़ो और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन करें हम लोग, क्वेश्चन करना, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए आपने कहती है सर आप रात में मैसेज का रिप्लाई कर देते हो, ये मुझे एक बार सर आपको अगर मैं 1 बजे मैसेज कर दूं तो आप रिप्लाई कर देते हो, और अगर मैं दिन में मैसेज करता हूँ रिप्लाई नहीं करते, तो रात में लाइब्रेरी में बैठा होता हूँ ना, मैं इसीलिए रिप्लाई कर देता हूँ। मैं क्यों प्रमोशन करूँ किसी लाइब्रेरी का, बाहर पूछा, बाहर बता दें। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, due to a dipole of magnetic moment, due to a dipole of magnetic moment 3 ampere meter square, 3 ampere meter square at an angle 45 degree with dipole axis, with dipole axis at 5 meter away, at 5 meter away from the center of magnet, from the center of magnet। कतई हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सस्ता क्वेश्चन। अब देखो इसमें एंगल दिया है और तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा, तो
एंगल वाला लगाएंगे। अगर यहीं पर क्वेश्चन इक्वेटोरियल वाला होता तो हम इक्वेटोरियल वाला लगाते, अगर यहीं पर क्वेश्चन एक्सियल वाला होता तो हम कौन सा लगाते, एक्सियल वाला लगाते। समझ आ रही है? अब यहाँ पर लगाओ, कौन सा लगाएंगे? अरे ये वाला जो मेरे सामने लिखा हुआ है, तुम्हें एम डी दिया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी पता है, तुम्हें आर की वैल्यू भी पता है, तुम्हें एंगल भी पता है, सब कुछ पता है, खाली तुम्हें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। कल से एक क्लास अगर वो तुम आप देखते रहना, मैं तो बता दूंगा थोड़ा यूट्यूब पे डालूंगा पर डे क्लासेस में। रिवीजन टाइप की क्लास रहेगी, मतलब लगभग 1.5 घंटे की क्लास में तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट, उस हिसाब से क्लासेस रहेगी यूट्यूब पे। मेरा बस पर्पस एक है कि मेरा पर्पस बस एक ही रहता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो और सिलेक्शन हो बस। लगा दिया आंसर आ गया? कर दिया है नहीं कर रहे हो तुम क्वेश्चन? हमारा क्या लगा तुमने? cos 45 का कितना लगा ये बोलिएगा? cos 45 का क्या लगा ये? हाँ 1/2 ठीक है, 1/2 हो गया। सही 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 ठीक है। एक बार कब होगा, ऐसे कैसे काम करेगा? कौन सा तरीका करूँगा? ये वाला लगाओ क्वेश्चन। महाराज क्या कर रहे हो? खोज के है वो महाराज। देखो इसमें सारी वैल्यूज तुमको पता है, सब कुछ तुमको पता है। अब तुम जरा सोचो, अगर ये क्वेश्चन नीट में आया होता, अगर ये क्वेश्चन नीट में आया होता, एक बार जरा दिमाग सोचो, अगर नीट में आया होता तो तुम क्या करते? तो नीट में आया होता तो तुम्हें फार्मूला दिमाग में ये पता होना चाहिए, कॉपी पे नहीं नोट करने का। अगर कॉपी पे लिखोगे तो टाइम खा जाएगा, ठीक है? और टाइम तुम्हें किसी कीमत पे देना नहीं देना, जितना लिखोगे उतना टाइम लगेगा। तो तुमको क्या करना है, डायरेक्ट नीचे वैल्यू रखो और तुरंत आंसर करो। म्यू नॉट बटे 4 पाई तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, तुमने कॉपी पे नहीं लिखा है, क्योंकि नीट का जो पेपर होता है वो मैं तुमसे कहता हूँ, नीट का जो पेपर होता है उसमें तुम्हें एक्स्ट्रा सीट नहीं देते, कोई भरने देते, ठीक है? एक जो रफ पेज होता है वो सबसे लास्ट में होता है, और तुम ऐसा नहीं करते रहोगे कि पहले लास्ट से इधर पलटोगे, फिर उधर लिखोगे, फिर इधर पलटोगे, गया। तो छोटा सा मतलब इतना कम स्पेस मिलता है आपको, उसी कम स्पेस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब दूसरा थोड़ा बेनिफिट रहता है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी वाले बच्चों के लिए ये कि हिंदी वालों के लिए जो पेपर का शेड्यूल रहता है वो मैं आपको बताऊं, ऐसे पेपर होता है, एक तरफ हिंदी होगा और एक तरफ इंग्लिश होगा। जैसे मैंने पेपर भेजा था ग्रुप में, ठीक है, पूरे 200 क्वेश्चन थे, कतई सेम डिक्टो पेपर रहता है, कतई सेम। वो हिंदी वालों का था पेपर। इंग्लिश वालों का पेपर रहता है तो उनके इधर भी इंग्लिश और इधर भी इंग्लिश,
मतलब इंग्लिश वालों की जो कॉपी रहती है वो हिंदी वालों की कॉपी से आधी रहती है, ठीक है। तो हिंदी वालों को बस ये सही है कि उन्हें इधर पे पढ़ना है और इधर होमवर्क समझना है, आगे में होमवर्क समझना है, डिट्टो इधर का इधर ही होता है, ठीक है सेम। तो कतई उसी टाइप के पेपर आते हैं, जैसे मैंने तुमको पेपर भेजा था पूरी तरीके से, तो वही है। तो आप लोगों के लिए थोड़े से स्पेस में बस उतना ही लिखना है। तो देखो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 10 की घात -7, एम की वैल्यू कितनी है 2, 3 है सर 1 प्लस तुम्हें पता है cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1/2। अब देखो 3/2 हो गया, देखो ये क्या हो गया 1/2, इससे काटा तो क्या आया 1.5। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर मीटर, तो 25 25 पंजे 125, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया 2.5, ये हो गया 3 गुणा 10 की घात -7 125, और यहाँ आया। अब सर यहाँ पर थोड़ी तुमको दिक्कत है, अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर तो 2.5 आया है, तो देखो एक काम करो, अब तुम कभी करेक्ट कैलकुलेशन पे नहीं आने का। अब तुम समझो सर, अगर मैं √2 का लेता हूं तो तुम्हें पता होना चाहिए 1.414 होता है, तुम्हें पता होना चाहिए √2 का 1.732 होता है, यही होता है, ठीक है। ये √2 का 1.4, √3 का 1.732। अब तुम देखो सर जी ये क्या है, ये वाला, ये 2 से ज्यादा 3 से कम, तो इसके बीच में कोई ऐसा ले लो जिससे तुम्हें कैलकुलेशन आसानी हो। तो इसके बीच में तुमने क्या ले लिया, मान लो 1.5 मान, कितना मान लिया 1.5, तो इन दोनों के बीच में है, तो इसको तुम गायब करो और यहाँ क्या ले लिया 1.5 ले लिया 1.5, ठीक है। अब तुम चाहो 5 से काट दो, देखो 5 3 15, 5 2 10 25 कट गया। यहाँ क्या बचा 3 3 9, 0.9 गुणा 10 की घात -7 बटे, अब 25 से काटो इसे, जब 25 से इसे काटोगे, ठीक है, चाहे पॉइंट हटाया 0 लगाया, अब तुम इसको काटो, ठीक है, कितना कटेगा, अच्छा 10 ही चाहे ऐसे करो, हटाओ 10 ऐसे करो, ठीक है। 25 गुणा 10 हो गया, पॉइंट हटाया 1 लगा के 0 लगा दिया, 25 से काटोगे तो 25 चौका 100, अच्छा 25 दूनी 75, 25 दिया 75, 25 दिया 0.3, और ये लगभग ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -8, 7 पहले से है, यहाँ पर +1 है, +1 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा -8, यूनिट क्या हो जाएगी टेस्ला, ठीक है। अब इसके आसपास आंसर देख लो तुम्हारा कौन सा है, वही ऑप्शन सही होगा, ठीक। कुछ चीजें मैं तुम्हें और बताऊं, देखो एसएससी से और ये सब चीज बिल्कुल अलग है। जैसे मान लो तुम्हें कहीं पर ये लिखा हुआ है √30, अब √30 का क्या होता है 3 × 10, तो चलो सही है, ठीक है। √3 का क्या होता है, अब ये दिक्कत आ गई, ठीक है, क्योंकि 25 का तुम्हें पता है 55 25 होता है, 6 का पता है 6 6 36 होता है। तो तुम क्या करो सर जी, देखो 5 का तुम्हें 25 का पता है 5 होता है, तुम्हें 36 का पता है 6 होता है, ये इसके बीच में है, तो कुछ भी लिख दो, चलो 5.5 लिख दो, सही है। ऐसे कैलकुलेशन तुरंत जाके हिट मारना है, कहीं ऐसा नहीं उसके चक्कर में पड़े रहे और तुम्हारा आंसर भी नहीं आता। ऐसे नहीं हो जाएगा क्या, तो इसमें ये इसका √4 लिख दिया, इसका 1/2 लिख दिया, ऐसे भी तो √4 लिख दिया, हाँ कैसे भी कर दो, ऐसे भी कर दो, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसमें जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है ना, एक क्वेश्चन और है, हाँ। अब ये टेंशन मत आ जाना कि सर यहाँ से तो भाग करके तो आएगा ही नहीं, तो कुछ भी ले आए, तो ऐसा करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन करना, consider the magnetic induction, consider the magnetic induction at a point
at a point 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम सर, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस 10 और 1 एफएम का मतलब होता है 10 की घात माइनस। एक पिकोमीटर का मतलब होता है 10 की घात माइनस 12। एक माइक्रो का मीटर होता है 10 की घात माइनस 6। ठीक है, ये तुम्हें पता है। तो इंडक्शन एट ए पॉइंट 1 एंगस्ट्रॉम away from the proton, away from the proton, away from the proton. The magnetic dipole moment, the magnetic dipole moment of the proton age, magnetic dipole moment of the proton age 1.4 into 10 की पावर माइनस 26 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बस इतना ही। अब देखो क्वेश्चन में तुमसे ये कहा गया है, अब तुम प्रोटॉन पे मत टेंशन लेना। सबसे पहले तुमसे कहा गया है कि तुमसे एक एंगस्ट्रॉम दूर, एक एंगस्ट्रॉम यानी कि आर की वैल्यू ये है, ठीक है, और यहां कहीं प्रोटॉन से इतनी दूरी पर तुमसे क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी पॉइंट पर? एक्सियल पॉइंट पर। तो एक्सियल पॉइंट पर तुमको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब फार्मूला, आर क्यूब ये फार्मूला। अब कैलकुलेशन करो इसकी तरह। टेस्ला में आएगा, टेस्ला में आंसर है। नहीं 21। देखो ऐसा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7, एन की वैल्यू मैंने कितनी बताई तुम लोगों को? 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 26। आर की वैल्यू एंगस्ट्रॉम का क्यू, ठीक है, 4। हाँ हाँ ये वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये 10 की पावर हो जाएगी 30 भाई 3 बार मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो गया 2.8 और देखो माइनस 26 और माइनस 7 दोनों ऐड हो जाएंगे। हाँ। ऐड होके कितने हो जाएंगे? माइनस बोलो 33 अपॉन 10 की पावर माइनस 30। जब ये ऊपर जाएगा तो 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 प्लस का हो जाएगा। आंसर आया टेस्ला। टेस्ला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट ही तुम्हारी टेस्ला होती है।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। देखो इसमें भी बिल्कुल सिंपल है। मैंने कहा मेरे पास एक लूप है जिसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि ये जो करंट है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस साइड में नॉर्थ तो उस साइड में साउथ, अगर इस साइड में नॉर्थ उस साइड में साउथ, तो मैंने बोला मैग्नेटिक जो डायरेक्शन होगी जिसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी, साउथ टू, यानी कि अंदर से साउथ से निकल रही होगी और बाहर नॉर्थ की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ जा रही होगी। बोलो यही तो डायरेक्शन होगी, यही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक, ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब अगर मैं इसमें फार्मूला में देखूं कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या था, तो वो होता है I इंटू ए, आई इंटू ए। आई मतलब एरिया और ए हो गया ए इसका एरिया हो गया, आई हो गया करंट। अब जरा देखना, ए हो गया एरिया। अगर तुमसे कहा जाए नंबर ऑफ टर्न्स, यदि नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, तो एम इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए। ये किसके लिए था, ये था सिंगल टर्न या फिर वन टर्न के लिए। जब एक ही टर्न था, एक टर्न था तो एम इक्वल टू आई ए था, ठीक है। यदि तुम्हारे एन टर्न्स हो जाएंगे तो फार्मूला हो जाएगा, एन टर्न्स हो जाएंगे तो एम इक्वल टू एन आई ए। ये फार्मूला और इसकी डायरेक्शन तुमको पता है। अब एक बात जरा सुनो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरा कोई भी मेरा करंट है वो एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। जैसे मान लो मैंने तुमसे उस दिन एग्जाम्पल देके कहा था कि इधर ये एक्स है और ऊपर ये वाई, तो ये जो बोर्ड है ये एक्स वाई प्लेन में है। अब सोचो इसमें यहाँ पर तुम्हारे पास में कोई वायर है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब मैं तुमसे कहूं कि बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो तुम बोले सर साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ क्या बाहर निकल रहा है, किधर की तरफ होगी, तो प्लस के की तरफ, प्लस के की तरफ। किधर होगी, प्लस के की तरफ। अगर यही चीज ऐसे होती क्लॉकवाइज होता, कैसे होता, क्लॉकवाइज, तो बाहर तो इधर साउथ को, दूसरी तरफ नॉर्थ, तो जो डायरेक्शन होती वो साउथ से कहाँ होती, नॉर्थ की ओर, यानी कि कहाँ होती सर, माइनस जेड। कहाँ होती, माइनस जेड। बात समझ में आ रही है। तो जिस प्लेन में हमारा लूप रखा हुआ होगा उस प्लेन में तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी ही, ठीक है। जिस डायरेक्शन में पोल रखा होगा, मतलब मैग्नेटिक जो लूप रखा होगा उसमें, जैसे एक्स वाई में लूप रखा है तो एक्स वाई में तो कतई नहीं होगा, या तो तुम प्लस वाई बोलो, प्लस जेड बोलो, या माइनस जेड। और वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारे लूप के अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग लेते हैं, ठीक है। हो गया, बताइए। चलो अब हम लोग बात करते हैं, आधा घंटा हमारे पास करेंगे, याद हो जाएगा आपको, गारंटी से याद हो जाएगा, आप बस याद रखो, याद हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रो, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फार्मूलाज की बात करेंगे। देखो जो आपको पता होना चाहिए तो वो पता होना चाहिए। सबसे पहले लड़के वाली लाइन बताओ। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। 1.67 माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है। आपको बताओ चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? एक प्रोटॉन पर चार्ज 1.66 × 10⁻⁹ कूलम। कूलाम, ठीक है। तुम बताओ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज 1.6 माइनस में होता है, ठीक है, माइनस में होता है, ठीक है। अच्छा अब तुम चार से आप चार हो, आप मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है प्रोटॉन के कंपेयर में? कितने टाइम्स प्रोटॉन होता है ये बताना है, कितने टाइम्स प्रोटॉन होता है अल्फा पार्टिकल? सोचो कितना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। बताओ पीछे आप लोग बताओ प्रोटॉन के कितने टाइम्स होता है, मतलब कितने गुना? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स होता है चार्ज, 4 टाइम्स मास होता है 4 4 टाइम्स, ठीक है। और चार्ज होता है 2 टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट है, काफी याद कर, बहुत सी जगह पूछा भी जाएगा और पूछा जाता है। अच्छा एक चीज जो सबको पता होगी, प्रेमपाल बताएगा। प्रेमपाल आप बताओ कूलाम्स का क्या होता है? कूलाम्स का, कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम आप बताओ। कूलाम का नियम क्या होता है? आप दोनों बताओगे कूलाम का नियम क्या होता है? पढ़ा था तो बेटा, सबने पढ़ा, ये तो सबने पढ़ा है। 1/4πε0 Q1 Q2 R²। बस 1/4πε0 Q1 ये फोर्स का फार्मूला, और यहाँ पर मॉड लगता है, ये बात ध्यान रखना। ये जो फार्मूला होता है ये होता था मेरी फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए ये फार्मूला, ठीक है। अगर फ्री स्पेस ना होगी, कोई के डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, कोई के डाइलेक्ट्रिक है, तब जो फोर्स का फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? तो सब कुछ तो यही रहेगा, बस नीचे के हो जाएगा, ऊपर एफ नीचे के, बस ये, ठीक है। एफ डैश बराबर एफ अपॉन के। अगर के डाइलेक्ट्रिक में कोई चीज रखी गई है, ठीक। और ये क्वेश्चन मैंने उस समय भी पूछा था, फिर से पूछ रहा हूँ कि मैंने कहा मेरे पास 2 चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों की डिस्टेंस कुछ है r, ये उठा के अभी स्पेस में है, फोर्स लग रहा है F। अगर मैंने उठा के किसी के डाइलेक्ट्रिक में रख दिया, डिस्टेंस वही रहनी है जो पहले थी, वही डिस्टेंस रहेगी। अब बताओ लगने वाला जो फोर्स होगा वो पहले के कंपेयर में कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? तो ये ऑप्शन है कम लगेगा कि ज्यादा। तो तुमको पता है किसी डाइलेक्ट्रिक में रखूंगा तो एफ डैश बराबर एफ अपॉन के कुछ ना कुछ तो होगा ना जी सर। तो अगर उससे तुम भाग करोगे तो ये वैल्यू कम नहीं आएगी। तो बाद में अगर मैं किसी डाइलेक्ट्रिक में उस चार्ज को रख दूं तो जो फोर्स होता है वो पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले के कंपेयर में कम हो जाता है, ठीक है। तो पहले के कंपेयर में कम फोर्स हो जाता है, ये भी तुम लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है कभी। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹
9 इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर पर कूलम स्क्वायर। देखो हमें 1/4πε0 की निकालनी है, तो 1/4πε0 की निकालिए, तो इस पूरे को मैंने k ले लिया, तो F इक्वल टू आप बोले सर k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो अगर k निकालना है तो आ जाएगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वेक्टर फॉर्म अगर मैं पूछूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स का क्या होता था? K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। R क्यूब, हाँ R क्यूब R कैप इंटू R कैप, ठीक है। यहाँ पर 1 2 कर दो तो यहाँ पर भी 1 2, ठीक है। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है, और इसको और वेक्टर फॉर्म करना है तो Q1 Q2 अपॉन R12 Q, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो हाँ आप, इंटू सॉरी यहाँ पर बेटा अगर कैप था तो यहाँ स्क्वायर होता, स्क्वायर। जब यहाँ पर हम लोग वेक्टर लगाते थे तब यहाँ पर Q आता था, ठीक है। और इसको अगर हम और चेंज करें Q1 Q2 अपॉन R12 Q, यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R, ये भी हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, ये परमिटिविटी होती है, ठीक है। हाँ मैं लिखवाया भी नहीं, 8.85 इंटू 10 की पावर, हाँ उस समय क्लास ही लेते थे आप लोग, एग्जाम चल लेते थे, उसकी वैल्यू होती थी 8.85 इंटू 10 की पावर -12, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ यही वैल्यू। और बस हम लोगों को क्या करना है, 1/4πε0 की वैल्यू याद रखनी है पूरी की पूरी, क्योंकि जहां भी क्वेश्चन में लगाया जाएगा वो पूरी की पूरी वैल्यू ही लगाई जाएगी, 1/4πε0। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, कोई चार्ज रखा हुआ है, सीधी सी बात पूछ रहा हूं, एक चार्ज रखा हुआ है P, क्या रखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा और किधर लगेगा, ये क्वेश्चन है। फोर्स लगेगा, कितना लगेगा और किधर लगेगा, फोर्स 0 हो जाएगा, वेलोसिटी है ही नहीं, उसको रुका रखा हुआ, रेस्ट पे रखा हुआ, कभी रेस्ट पे। मैंने क्या किया, पहले चार्ज को रखा, उस चार्ज को रखने के बाद में फिर प्लग ऑन किया और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो चार्ज जो रखा हुआ था ना पहले तो रेस्ट में। तो देखो मैंने तुमसे कहा था यदि कभी नेगेटिव चार्ज हो तो उस पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और कितना लगता है? अगर मैं यहाँ पर प्रोटॉन लेता तो प्रोटॉन पर फोर्स इधर ही लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कितना लगता है? QE। अब जरा सोचो सर, फोर्स कितना लग रहा है? QE। तो मैं कहूँ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? तो हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है? तो F इक्वल टू ma बराबर QE। तो एक्सेलरेशन आया QE/, तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा इधर की बात। तो क्या इस पर भी एक्सेलरेशन लग रहा होगा? इस पर भी एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और इधर ही लग रहा होगा जितना इधर लगा होगा, कि इस पे भी जो एक्सेलरेशन होगा वो भी QE/ma
अब सर एक्सेलरेशन की बात क्या होती है, देखो ऐसा है, हाँ एक्सेलरेशन सबसे पहले ये समझो आप, कोई चीज रुकी हुई है, कोई चीज रुकी हुई है, ठीक है, अब रुकी हुई है, अब तुम एक उस पर एकदम से फोर्स लगा दो, अगर कोई चीज रुकी हुई है एकदम से उस पर क्या लगा दो, फोर्स, तो वो चल पड़ती है। अगर वो चल पड़ेगी तो उसकी वेलोसिटी यानी कि उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन, उसके वेग में वृद्धि होगी। जब उसके वेग में वृद्धि होती है तो उसे बोलते हैं हमारा जो एक्सेलरेशन यानी जो त्वरण है वो धनात्मक है, और अगर उसमें कमी होती है तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन हमारा क्या है, ऋणात्मक है, और ना बढ़ता है ना घटता है तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अब सर तो इसका मतलब ये है इसका वेग बढ़ रहा होगा और ये इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, ये इस डायरेक्शन। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास तब आई जब मैंने एक 0n1 रख दिया। 0n1 का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन रख दिया। अगर मैं न्यूट्रॉन रख दूंगा इस पर तो मुझे बताओ न्यूट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, किधर लगेगा, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी या इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जीरो। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज ही नहीं होता है, कोई न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, चार्ज ही नहीं है तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो ये जहां रुका हुआ है बेचारा वहीं रहेगा, आगे बढ़ने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। आप देखो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाए, अब देखो मैंने एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ और सिर्फ तब बहती, तब निकलती हैं जब एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किन्हीं दो कारणों से निकलती हैं, या तो किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है, या फिर कोई मेरे पास में मैग्नेट रखी हो, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ, तब देखिए। दूसरी बात ये है सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तब निकलती है जब कोई पॉजिटिव चार्ज हो, और इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इससे निकलती है। दूसरी बात, और नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बाहर निकलती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। अब परपेंडिकुलर सरफेस का क्या होता है, ये वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें भी बता रहा हूं। देखो मेरे पास में कोई एक स्फीयर है, मतलब कोई चार्ज है, ऐसा गोल चार्ज है। अब इस गोल चार्ज पर मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं निकल सकती, किसी कीमत पे नहीं निकल सकती, ठीक है, हमेशा निकलेगी तो ऐसे, देखो परपेंडिकुलर है ठीक, या ऐसे निकलेगी, इसके परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं होगा कि इसके ऐसे निकल गई, ये इसके परपेंडिकुलर ना हो, ऐसे नहीं निकल सकती। ऐसे ही अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी तो वो भी परपेंडिकुलर ही आएगी। ऐसा नहीं है कि किसकी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई आ रही है -q चार्ज पर तो वो ऐसे आ गई, ऐसे नहीं आएगी, हमेशा कैसे आएगी, परपेंडिकुलर। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज की सरफेस से निकलती है, कभी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अजी ये चार्ज है और यहां से निकल रही है, यहां से नहीं निकलेगी, हमेशा कहां से जनरेट होती है, सरफेस, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास में चार्ज होगा उस चार्ज की सरफेस से निकलती है, ऐसे सरफेस हो गई है, ठीक है, इसके सरफेस से ऐसे निकलती है, इस सरफेस से यहां से ऐसे, और जैसे निकलेंगी कैसे निकलेंगी, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए तभी निकलेंगी, अदरवाइज नहीं निकलेंगी, ठीक है। ये चीज
दूसरी चीज सर, अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर पहुंचती है, लेकिन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। ठीक है, अब क्लोज्ड लूप समझना, मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। क्लोज्ड लूप का मतलब होता है कि जहां से चली वापस वही आ जाए, क्लोज्ड लूप बन जाएगा। ये हमेशा निकलेंगी तो पॉजिटिव से, पहुंचेंगी नेगेटिव पर, लेकिन नेगेटिव से यहाँ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल, तो नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पर, और अंदर साउथ से कहाँ आएंगी, नॉर्थ पर। तो ये क्लोज लूप बना। ठीक है, दोनों की एक सिमिलर प्रॉपर्टी ये है, दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी ये है कि अगर तुम्हें जैसे मान लो मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देनी, तो इस पॉइंट पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूं, हिंदी में बोलते हैं इसे टेंजेंट, इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो अगर तुम इस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच दोगे तो इस बिंदु पर ये दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम्हें यहां पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां देखना है तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रा कर दो, यहां देखना है तो यहां एक टेंजेंट ड्रा कर दो। ठीक है, तुम यहां पर टेंजेंट ड्रा कर दो तो तुम्हें मिल जाएगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मिलेगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी। ठीक है, टेंजेंट। दूसरी चीज, एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या कि यहां नॉर्थ पोल, यहां साउथ पोल। सर ये दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो सेम होगा, ऐसा नहीं हो सकता ये ज्यादा होगा ये कम होगा। ठीक है, दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर पहुंचेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सर जो ज्यादा होगा, जैसे मान लो एक तरफ मेरा 2 कूलम चार्ज है पॉजिटिव का, एक तरफ मेरा सिंगल माइनस कूलम चार्ज है, ये 1 कूलम हो गया, ये 2 कूलम, ये ज्यादा है ये कम है। तो ध्यान रखना, अगर यहां से अगर 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली होगी तो यहां सिर्फ 50 पहुंचेंगी। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर जाती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर जाएगी कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उससे ज्यादा निकलेंगी, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उससे कम निकलेंगी, उससे कम निकलती है। ठीक है, ये चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केसेस में हैं। दूसरी चीज जो दोनों में कॉमन है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि काटती नहीं काटती। ठीक है, अब छोड़ो, अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब तुम बताओ मुझे कि सर मुझे डायरेक्शन देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, डायरेक्शन कैसे देखेंगे, किसी भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखनी है, कैसे देखेंगे बताओ। पॉजिटिव से देखेंगे, ए ऑप्शन, बी, सी, डी, ई। इनमें से 1, 2, 3, 4, 5 तुम्हें बताना है कौन सा कभी करेक्ट है, और जो गलत है तो क्यों गलत है तुमको ये भी बताना है। सर ई वाला सही है, ई वाला, ई और डी, ई और डी सही है। हाँ सर, ई सही है। आप तुम बताओ कौन सा सही है। ई बोलो।
ई सही है। आप दोनों का बताओ कौन सा सही है? ई वाला सही है। तुम लोग कौन सा बता रहे थे? ई। सर ई और डी सही है। ई और डी सही है। कौन सा सही है? डी तो गलत है। सी सही है। ई और सी दोनों सही है। ई और सी दोनों सही है, बाकी के तीनों गलत है। हाँ हाँ सर ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। हाँ कौन कौन सही है? ई और सी। अच्छा देखो ये इसलिए गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से नहीं सरफेस से नहीं। पहला दूसरा सर्किट हमेशा परपेंडिकुलर जाती है। पॉजिटिव पे हमेशा आती है, जाती नहीं। पॉजिटिव पे हमेशा आती है, जाती नहीं, यहाँ से जा रही है। ये गलत है। ये गलत इसलिए होगा क्योंकि सर सरफेस पर आती है, सरफेस पर तो आती है। ये बिल्कुल सही है, सरफेस से निकल रही है और परपेंडिकुलर निकल रही है टू द सरफेस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ई सही है, बाकी सब गलत। चलो अब देखो कुछ चीज और है। एक में लैम्डा को डिनोट करता था चार्ज डेंसिटी में, तो लैम्डा मेरी कौन सी चार्ज डेंसिटी थी? लैम्डा कौन सी थी? 3 चार्ज डेंसिटी थी। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक एरियल चार्ज डेंसिटी, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वो थी लैम्डा बराबर, लैम्डा थी जो थी चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक थी सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, एक थी रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो 3 थी लैम्डा अपॉन एल, लैम्डा अपॉन क्यू अपॉन। अच्छा सर अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यूब। ये ठीक है, ये 3 मेरी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, कतई पूरा मैग्नेटिक की तरह, पूरा मैग्नेटिक की तरह। अभी तुमने पढ़ा है जस्ट देखो कभी पूरा सही। कैसे? 2 चार्ज हों लेकिन चार्ज ऐसे हों जो एक दूसरे के कैसे हों? अनइक्वल चार्ज हों, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स तो लगेगा, डाइपोल मूवमेंट होगा P, वो होगा Q इंटू, अब यहाँ पर डिस्टेंस R है तो सिर्फ R, अगर यहाँ डिस्टेंस R ना होके 2L होती तो यहाँ पर QL। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस R है तो R। अब जैसे हमारा जिस प्रकार से, चलो मैं दोनों साइड ले ले रहा हूँ, एक साइड ये और एक साइड मैग्नेटिक। एक तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया और एक हो गया मैग्नेटिक डाइपोल। देखो कभी मैं सेम करूंगा बिल्कुल ऐसे ही।
सर यहाँ पर जो फार्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2 यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो होता है M बराबर कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू L, ठीक है। यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर, यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ की ओर। मैंने तुमसे कहा था साउथ को नेगेटिव मानना, पॉजिटिव होते नॉर्थ इंडियन, ठीक है। हम पॉजिटिव है तो साउथ से नॉर्थ की ओर, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव। सिंपल सी सर ये बात है, ऐसे तुम्हारा ये। दूसरी चीज ये है हाँ, उसके बाद में अगर मैं इसी में ही अगले बढ़ूं, मैं तुमसे कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है। अब सोचना एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तुमसे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पूछ लिया कितना होगा, इन दोनों के बीच की दूरी 2l और सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस मैंने r माना, और यहां तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो क्या ये एक्सियल पॉइंट है? कैसा पॉइंट है? एक्सियल है, सही है। ऐसे ही सर अभी तुमने मैग्नेट में बताया था कि अगर मैं यहां से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो ये भी एक्सियल पॉइंट है। तो एक्सियल पॉइंट के लिए जो फार्मूला था हम भूल गए, हमें सिर्फ एक ही फार्मूला याद रह गया, क्या? म्यू नॉट बटे 4 पाई m अपॉन r क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा अगर ये एक्सियल है तो थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 तो ये cos 0 1, तो 3 और 1 क्या हो गया 4, और अंडर रूट 4 क्या हो गया 2। तो सर इसके लिए जो फार्मूला आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वो m अपॉन r क्यूब साथ में 2m हो गया। अब अंतर इतना है सर, मैग्नेटिक के लिए म्यू नॉट बटे 4 पाई है, लेकिन इलेक्ट्रिक के लिए 8 बटे 4 पाई है, अंतर इतना है, ठीक है। अगर सर यही क्वेश्चन अगर मैं सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक नहीं इलेक्ट्रिक, ये E होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था वहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन यही था। बस यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुना 10 की घात 9 होगी, वहां पर म्यू नॉट बटे 4 पाई की वैल्यू 10 to the -7। अगर मैं यही क्वेश्चन को इक्वेटोरियल पॉइंट पर बोलूं, कोई डिस्टेंस मैंने क्या ले ली r, अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर बोला तो एंगल 90 हो गया, एंगल 90 हो गया तो सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m अपॉन r, m अपॉन r, एंगल 90 यानी कि ये पूरा 0 सिर्फ m अपॉन r की वजह से। अगर मैं यहाँ पर लूंगा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए तो म्यू नॉट बटे 4 पाई यहाँ पर m अपॉन r, ठीक है, m अपॉन r। सर अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं कि एंगल वाले की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर अगर मैं देखूंगा तो 1/4 पाई m अपॉन r क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो 1/4 सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह म्यू नॉट बटे 4 पाई m अपॉन r क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूलास तो आपको याद करने पड़ेंगे, देखो बिल्कुल सेम है, एक तरफ का एक का याद करो, दूसरी तरफ बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके पूरा का पूरा सेम ऐसे करना है, ठीक है, सब कुछ सेम। अब ये चीजें कहाँ सेम है, ये चीज तुम्हें तभी पता चलेगी जब हम लोग फार्मूलास को याद करेंगे या उनको याद करने की कोशिश कर रहे होंगे तब, वैसे याद नहीं करेंगे। और एक बात याद करो, कोई एक मेरा इनफाइनाइट वायर है, उस इनफाइनाइट वायर पर कोई चार्ज है, इनफाइनाइट वायर पर कोई चार्ज है, हाँ
होगा r डिस्टेंस, ठीक है। इसका लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। देखो पीछे कॉपी में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, लैम्डा अपॉन 2πr0 बच्चों बच्चे से कह रहे थे यहाँ पर सभी 1/4πε0 तो है, लेकिन एंड में यहाँ पर क्या है, P है, ठीक है। यहाँ सब में P लगता है, वो तो हम समझ गए थे, ठीक है। तो बोले क्यों नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर P लगता है, अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पर μ0/4πm होता है, यहाँ μ0 1/4πε0 और P होता है, ठीक है। जहाँ पर P बराबर क्या होता है, Q × 2L। हाँ सर, ये एक में पावर r क्यूब होती है, हाँ। और एक में पावर शायद r स्क्वायर होती है। नहीं R Q सम है, क्यू भी होती है। सम R Q सम में लगती है, ठीक है। जितने भी हैं सब में R Q है, नहीं R Q सम में है। और बस यही था, यहाँ P था और वहां पर M है, वहां μ0/4π है, यहाँ पर कॉम्पैक्ट होता है, E = 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। तो इसका होता है सर Q/r², वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हाँ ठीक है। इनफाइनाइट चार्ज के कारण लैम्डा बराबर तो इसका जो फार्मूला होता है E = लैम्डा अपॉन 2πε0 इनटू r। और अगर हम इसका ग्राफ देखें तो E का और R का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, E और R का ग्राफ कुछ इस टाइप से E और R का ग्राफ, ठीक है। ये देखो जो आपने जो फार्मूला बताया अभी कि वो लगता है E = 1/4πε0 Q/r², बिल्कुल सही ये लगता है। लेकिन ये कब है, जब कोई भी चार्ज है, इस चार्ज से r दूरी पर अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है क्या होगा, तब फार्मूला लगेगा 1/4πε0 Q/r²। अगर तुम्हें किसी डाइपोल के कारण जैसे ये डाइपोल था, डाइपोल के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो वहां पर 2p/1/4πε0 r³ आता है, क्योंकि p बराबर हमारा होता क्या है सर, p बराबर होता है q × 2l, ठीक है। p बराबर होता है q × 2l, तो ये फार्मूला एक ये। और एक फार्मूला और भी इंपॉर्टेंट है, कि मेरे पास एक फाइनाइट वायर है, कोई भी मेरे पास फाइनाइट, इस फाइनाइट वायर पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ये डिस्टेंस मैंने r मानी, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे ही यहाँ पर लिखा होगा, ऐसे लास्ट कॉर्नर में ला लिए, एक एंगल θ1 और एक एंगल θ2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया लैम्डा बाई 4πε0 sin sin θ1 प्लस sin θ2। ये भी याद रखना है, ठीक है। ये भी फार्मूला है, E = लैम्डा अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r sin θ1 प्लस sin साइन θ2 थीटा। ये फार्मूला है, ठीक है। तुम लोगों से मैं कहता हूँ तुम सिर्फ ज्यादा मत करो, बस एक काम कर लो कि जो तुम्हारे पास डीसी पांडे है, इस डीसी पांडे के सारे एग्जाम्पल लगा लो, और एग्जाम्पल के साथ में जो PYQ है, जो मेडिकल एंट्रेंस गैलरी वाली जो एक्सरसाइज बहुत सारी है, पूरी लिखी है सर। पूरी जो लग पाते उसके क्वेश्चन ही कितने से हैं, एक है उसे क्वेश्चन लगाने बैठो सारे लग जाएंगे। 56 का उत्तर नहीं तो नीट के आए हुए सर, हैं तो बहुत ज्यादा ऊपर लेवल के चले जाते हैं। नहीं ऊपर लेवल के क्वेश्चन है सर। ऐसा नहीं। तो आप वो वाली पूरी की पूरी गैलरी लगाओ, क्योंकि वो गैलरी लगाओगे तभी, वो आप गैलरी लगाओ जितनी लगा सकते हो, ठीक है, तभी क्वेश्चन आपसे और अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएंगे और तभी अच्छे पढ़ पाएंगे। ये दिक्कत है। तो आप लोग वो क्वेश्चन पेपर लगाओ और उसमें भी जहाँ पर डिफिकल्टीज होती हो, जो क्वेश्चन नहीं होते हो, वो क्वेश्चन हमसे पूछो, हम आपको बता देंगे। दूसरा एक चीज और है, आंसर की आप उसी में से देखिए तो समझ आ जाता है। दूसरी चीज ये कर रहे हैं, एक जो मैं तुमको पेपर सेंड कर दिया करूँगा, ठीक है, जैसे हमने उस दिन पेपर सेंड किया था, उस पेपर सेंड करने के साथ में मैंने आपको सॉल्यूशन भी सेंड कर दिए थे, ठीक है। तो घर पे बैठो आराम से, सारे के सारे क्वेश्चंस लगाओ। जैसे मान लो आपको बायोलॉजी अच्छा लगा तो बायोलॉजी लगाओ। बायोलॉजी कितने क्वेश्चन थे उसमें? बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे। 100 थे, 100 आते ही हैं, 100 आते हैं, 90 करने होते हैं, ठीक है। 50 जियोलॉजी के होते हैं, 50 बॉटनी के होते हैं, 50 केमिस्ट्री के होते हैं, 50 फिजिक्स के होते हैं, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बायोलॉजी है, फिजिक्स, देखो फिजिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब तक आप फिजिक्स को अच्छा नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन के चांसेस नहीं हैं। और ये इसको कर ही नहीं पाओगे। हम कह रहे हैं आप पूरी की पूरी बायोलॉजी ठीक कर दो, पूरी की पूरी केमिस्ट्री ठीक कर दो, और फिजिक्स तुम्हारी खराब होगी तो सिलेक्शन नहीं हो पाता किसी कीमत पे। 180 नंबर की तो फिजिक्स है ही, अगर तुम 720 में से 180 लगा दोगे तब भी तो कहीं नीचे पहुंच गए, कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिजिक्स तो करना मजबूरी है। अब लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में मैं तुमको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे एक एरर से क्वेश्चन आता ही आता है 100%, एक वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गॉज से क्वेश्चन आता ही आता है, एक गेट से क्वेश्चन आता ही आता है, गेट का भी क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता, ठीक अभी और एक डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, डायमेंशन से, यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में कुछ चुनिंदा टॉपिक जैसे तुम्हारी ईएम वेव, अभी मैंने पढ़ाई की ईएम वेव से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% ईएम वेव से क्वेश्चन आएगा। और तुम्हारे इम्पीडेंस से, इम्पीडेंस को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिघात Z इक्वल टू √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो करीब 10-12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम तुमको बता देंगे कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, यहाँ से उठ के आने ही आने हैं, बस ये है। तो उसमें थोड़ी आपको और मदद मिल जाएगी। तो अभी बस अपना टारगेट इतना करो, जब बायोलॉजी से इच्छा बढ़ जाए तो केमिस्ट्री पकड़ लो, केमिस्ट्री से इच्छा बढ़ जाए तो बायोलॉजी पकड़ लो, ठीक है, और सबसे इच्छा बढ़ जाए तो फिजिक्स पकड़ लो। लेकिन फिजिक्स थोड़ी देर करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। बस अब तो हो गई फिजिक्स। बायोलॉजी क्या है, कम से कम तुम हिस्ट्री की तरीके रखते तो चले जाते हो, पता चल जाता कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, जियोलॉजी बॉटनी में ऐसा ऐसा है। हाँ वही तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आता है। अब फिजिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं आता बच्चे का, उसके समझ में नहीं आता ये धारा है क्या, करंट तो चल का रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है क्या, उसने कभी मैग्नेटिक फील्ड पर नहीं किया, और कभी गलती से उसको करंट लगाया तो उसे पता चला कि हाँ करंट ये होता है ना, उसे कभी फील ही नहीं किया। तो ये सारी चीजें दिक्कत रहती है।